दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख चाइनाज पॉपुलेशन फॉल्स, हाउ इंडिया सिचुएशन इज डिफरेंट एंड पॉसिबली बेटर के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। चीन की घटती आबादी से कैसे मिलेगा भारत को फायदा। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। साल 2021 के 1412.6 मिलियन आंकड़े के मुकाबले 2022 में चीन की जनसंख्या गिरकर 1411.8 मिलियन हो गई है। इस संबंध में कहा जा रहा है कि पिछले 6 दशकों में ये पहली बार हुआ है जब चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन में 95.6 लाख लोगों का जन्म हुआ, जबकि 104.1 लाख लोगों की मौत हुई। इस तरह चीन की जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 6.77 थी, जो साल 2021 की जन्म दर 7.52 के मुकाबले कम है। गौरतलब है कि इसके पहले साल 1961 में चीन की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। इसे महान अकाल के अंतिम वर्ष के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1961 तक चलने वाला चीन का महान अकाल माओ से तुंग द्वारा राज्य की नीतियों में बड़े पैमाने पर किए परिवर्तन का परिणाम था। ऐसे में आज के आर्टिकल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन की घटती जनसंख्या के पीछे क्या कारण हैं। साथ ही समझेंगे कि घटती जनसंख्या से चीन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई चीन की घटती जनसंख्या भारत के लिए एक बेहतर अवसर है। तो आइए सबसे पहले चीन की घटती जनसंख्या के पीछे जिम्मेदार कारणों को समझते हैं। दरअसल 1980 के दशक तक चीन की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसकी वजह से वहां सामाजिक और आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगा। इसके बाद संतुलन स्थापित करने के लिए चीनी सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति को अपनाया। इस मामले में ज्यादातर देशों में आमतौर पर 2.1 के नियम को अपनाया गया। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इस नियम के तहत एक दंपति के 2 बच्चे हो सकते हैं, और यदि शिशु के रूप में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भरपाई के लिए एक और बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन चीन में एक बच्चे की नीति के कड़े नियम के तहत केवल एक बच्चा ही परिवार में हो सकता था, भले ही बाद में उसकी मृत्यु हो जाए। असल में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में लाए गए इस कड़े नियम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को शून्य पर लाना था। 1980 में शुरू की गई इस योजना का कड़ाई से पालन किया गया। इस वजह से कुछ ही वर्षों के भीतर चीन की जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरने लगी। इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने चीन के आर्थिक भविष्य को लेकर सरकार को आगाह किया। वैश्विक स्तर पर भी चीन की इस नीति की काफी आलोचना हुई। हालांकि साल 2015 के अंत तक चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया। इसके बाद 2016 की शुरुआत से सभी परिवारों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन बावजूद इसके जन्म दर में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। ऐसा न होने के पीछे उच्च शिक्षा लागत और रहने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को एक बड़ी वजह माना जाता है। इन दोनों कारकों ने चीनी दंपतियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोका। यहां तक कि सरकार द्वारा बच्चे पैदा करने को लेकर कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा भी की गई। साल 2021 में चीनी सरकार द्वारा घोषणा की गई कि वह दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देगी, लेकिन इसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा छोटे बच्चों का पालन पोषण करने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम करने, घर से काम करने के विकल्प और मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे उपायों की भी घोषणा की गई। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी चीन का एक शहर
शेनज़ेन प्रोत्साहन के तौर पर नगद राशि तक देता है। यहाँ 3 या 3 से ज्यादा बच्चे वाली दंपतियों को करीब $890 से ज्यादा का वार्षिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन इस तरह की भी योजनाओं का भी सीमित प्रभाव रहा है। हालांकि इस मामले में चीन एकमात्र देश नहीं है जहां बच्चों के जन्म में कमी को लेकर सरकार चिंतित है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि 10 साल पहले के आंकड़ों को देखें तो चीन के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि चीन की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा थी। 2010 में चीन की औसत आयु 35 वर्ष थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन में प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसे चीन की जनसंख्या में गिरावट का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। इसके बाद आइए अब समझ लेते हैं कि इससे चीन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। चीन में जनसांख्यिकीय बदलावों का असर कुछ वर्ष पहले से ही दिखने लगा है। यह असर चीनी अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कामकाजी उम्र वाली यानी 16 से 59 साल की आबादी 2022 में 87.5 करोड़ थी, जो साल 2010 के बाद की तुलना में कुल जनसंख्या में करीब 7.5 करोड़ की गिरावट को दर्शाती है। इस वजह से चीन में मजदूरी दर बढ़ रही है। साथ ही श्रम आधारित नौकरियां चीन से खत्म होकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर जा रही हैं। ये चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसके अलावा चीन में 60 साल से ऊपर की आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ बुजुर्गों की संख्या करीब 28 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इससे पता चलता है कि चीनी लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। चीनी लोग अमेरिका जैसे देशों के लोगों की तुलना में लंबे समय तक जी रहे हैं। 2050 तक चीन में बुजुर्गों की संख्या 48.7 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 35% होने का अनुमान है। इसका अतिरिक्त बोझ चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बढ़ती उम्र पर चीन के राष्ट्रीय कार्यकारी आयोग का अनुमान है कि 2050 तक बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 26% हो जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि चीन पूरी तरह जापान की राह पर चल पड़ा है। जापान की घटती श्रम शक्ति के कारण गिरती विकास दर के एक लंबे दौर को झेला है। अगर ऐसा ही रहा तो चीन भी इस तरह की स्थिति का सामना कर सकता है। जापान की रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एक शोध पत्र के अनुसार साल 2020 तक चीन में बच्चों और बुजुर्गों की आबादी का अनुपात ठीक वही है जो 1990 में जापान का था। जापान के मुकाबले चीन इस स्तर पर कहीं तेजी से पहुंचा है। चीन की प्रजनन दर 4 दशक में 2.74 से गिरकर 1.28 पर पहुंच गई है, जबकि जापान की दर 1.75 से गिरकर 1.28 तक पहुंची थी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि चीन की घटती जनसंख्या भारत के लिए किस तरह के अवसर प्रदान कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2023 में भारत अपने पड़ोसी देश चीन की आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। इस मामले में चीन की हालिया रिपोर्ट से भी साफ पता चलता है कि भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस तरह तमाम स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 140.76 करोड़ हो गई है। इस विशाल जनसंख्या में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। 650 मिलियन भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह आंकड़ा देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के विकास के लिए एक बड़ा संकेत है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी देश की युवा आबादी में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक बड़ी क्षमता होती है। इसे अर्थशास्त्री आमतौर पर जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। इस संबंध में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कामकाजी उम्र की आबादी 900 मिलियन थी। भारत का यह युवा अब बाहरी देशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में जाकर आय सृजन कर रहा है।
अब विदेशों में लगभग 100 अरब डॉलर का प्रेषण या रेमिटेंज भेजता है। इस मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो इतने बड़े स्तर पर रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा ये समूह युवा होने के साथ साथ गतिशील भी है। यह इंटरनेट तक पहुंच और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की भूख के साथ भारत जैसे बड़े बाजार वाली अर्थव्यवस्था में पला बढ़ा है। पिछले एक दशक में सस्ते डेटा प्लान की बदौलत 2/3 भारतीय आबादी तक स्मार्टफोन की पहुंच है। युवा भारतीयों की यह पीढ़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी उपभोक्ता और श्रम का स्रोत भी है, जो अंततः अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को वैश्विक रूप से एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि लगभग 40 साल पहले भारत की इसी जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट और ब्रेन ड्रेन जैसे खतरनाक शब्दों में वर्णित किया गया था, लेकिन अब ये दोनों अवधारणाएं समय के साथ बदल गई हैं। आज वही जनसंख्या विस्फोट श्रम बल बन गया है। इसे मानव संसाधन में उछाल कहा जाने लगा है। तो आइए ऐसे में जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से अब विश्व का बड़ा देश बन गया है। हालांकि यह कुछ मामलों में भारत के लिए नकारात्मक है, लेकिन इसका उचित प्रबंधन भारत के विकास के भविष्य को तय कर सकता है। चीन और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के साथ भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की भूमिका में उभर रहा है। इसे भारत द्वारा G20 का नेतृत्व करने के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की भारत की दावेदारी और प्रबल हो सकती है। इसके अलावा पूरे यूरोप और अमेरिका में घटती कुशल आबादी के परिणामस्वरूप जनशक्ति की कमी हो गई है। इससे भारत की आबादी एक ऐसी संपत्ति बन गई है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कामकाजी उम्र की आबादी है, जो 2030 के मध्य तक 57% तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर भारत के पास अपनी जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने के लिए 2040 के दशक तक बेहतर अवसर हैं, जैसा कि चीन ने 1980 के दशक के अंत में 2015 तक किया था। हालांकि यह पूरी तरह से एक युवा आबादी के लिए सार्थक रोजगार के अवसरों के निर्माण पर निर्भर है। इसके अभाव में जनसांख्यिकी लाभांश का बेहतर उपयोग करने में भारत अक्षम होगा। इसलिए जरूरी है कि भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पर्याप्त रोजगार के साधन और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दे। आइए अब नजर डालते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, चीन की जनसंख्या में कमी के कारणों को रेखांकित कीजिए। साथ ही विश्व की बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के रूप में भारत की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।